बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों के लिए अंतर्निहित आकलन सहित एक एकीकृत शिक्षण विधि की योजना बनाते हैं, तो आपको कुछ बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मेरे साथ इस समय प्रोफेसर संध्या संघई और स्कूल लीडर डॉक्टर सरला वर्मा मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर सरला से आकलन के नियोजन से संबंधित बात करते हैं। डॉक्टर सरला। मैडम, कई बार बहुत सी चीजें छूट जाती है जी। और हमें पता ही नहीं चलता है कि अवलोकन और आकलन का नियोजन किस तरह से किया जाए। इसलिए कृपया करके आप हमें क्रमवार बताने की कोशिश करें कि शैक्षणिक रीतियों में आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले सरला, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में कौशलों और अवधारणाओं को चिन्हित करें, ये सबसे पहली बात। दूसरा, आपको एफएलएन के लिए गतिविधियों का नियोजन करना है। याद रखें, आपको अपनी कक्षा से संबंधित दक्षताओं या सीखने के प्रतिफलों, जिसको हम लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, उसकी जांच करने की भी आवश्यकता होती है। तो और कोई प्रश्न आपके दिमाग में सरला? मैडम, हमारे लिए ये बड़ा उपयोगी साबित होगा यदि आप हमें ये विस्तार से बता पाए कि एफएलएन की गतिविधियों में सीखने के प्रतिफलों को किस तरह से शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा सरला आपने, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले संध्या इस प्रश्न का उत्तर दे। थैंक यू रोमिला। ये प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीखने के प्रतिफल कक्षावार और विषयवार निर्धारित किए जाते हैं। एफएलएन के लिए मुख्य रूप से 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं और इन तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं। अब ये जिम्मेदारी सरला जैसे स्कूल लीडर्स की और इनके साथ काम कर रहे शिक्षकों की होती है कि वो अपने क्लासरूम में चलने वाली गतिविधियों को इस प्रकार से सुनियोजित करें कि बच्चे उनको करते करते सीखने के प्रतिफल की ओर अग्रसर हों और उनके द्वारा जो दक्षताएं प्राप्त की जाएं वो अपेक्षित दक्षताओं में से हों। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको संध्या जी। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी। मान लीजिए एक शिक्षक के रूप में आपको कुछ प्रश्न बनाने हो और सोचने हो, जैसे कि आप बच्चों के कार्य व प्रदर्शन के दौरान अवलोकन के समय उनसे पूछना चाहें। उदाहरण के लिए हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? अगर ये ऐसा होगा तो कैसा होगा? और आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कहानी पढ़ते समय, अच्छा बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि आगे कहानी में क्या होगा? तो उनसे इस तरह के प्रश्न पूछें। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जैसे कि यदि एक बच्चा पढ़ने का नाटक कर रहा हो या अभिनयकरण करता है, जिसे हम आम भाषा में या कॉमनली प्रिटेंड रीडिंग भी कहते हैं, और अपनी उंगलियों को प्रिंट या मुद्रण के नीचे रख कर चलाता है, तो ये गतिविधि आपको ये जानने में और आकलन में सहायता करती है कि बच्चे में मुद्रण यानी कि प्रिंट जागरूकता है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण, अगर बच्चा ब्लॉक से खेलता हुआ या ब्लॉक बिल्डिंग बनाते समय या पहेलियों को लगाते समय, बच्चा कई बार हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बड़े ब्लॉक को नीचे रखता है और सबसे छोटे ब्लॉक को सबसे ऊपर रखता है, तो हम ये पाते हैं कि बच्चा ये समझ रहा है कि बड़ा और छोटा क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसी तरह वो कई बार ब्लॉक बिल्डिंग करते समय और पजल्स को सॉल्व करते समय गणित की शब्दावली का इस्तेमाल करता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल वोकैबुलरी। इस वोकैबुलरी को हम ये भी कहते हैं कि बच्चा कहता है ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो इससे आपको आकलन करने में बहुत सरलता हो जाती है। तो संध्या, आप बताइए कि हमें अभिभावकों के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए? रोमिला और सरला, देखिए, हम एफएलएन की जब बात करते हैं तो छोटे बच्चों की बात करते हैं, और जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ में शिक्षकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक को चाहिए वो अभिभावकों को या परिवार के सदस्यों को ये बताएं कि वो कक्षा में क्या गतिविधि कर रहे हैं
और उन गतिविधियों का क्या उद्देश्य है। साथ के साथ वो उनको यह भी समझाएं कि उन गतिविधियों का फर्दर अभ्यास जो है वो घर पर किस प्रकार की गतिविधियों को करके किया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों की जो सीखने का कौशल है वो और अधिक निखरेगा और उसमें और अधिक विकास होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा संध्या आपने। गतिविधियों और आकलन का पूर्व नियोजन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखना होता है और उसी के अनुसार आप प्रत्येक सप्ताह की विस्तृत योजना बनाते हैं। इस साप्ताहिक योजना में सुझाई गई गतिविधियां और क्रियाकलाप में सतत आकलन का निहित होना बहुत आवश्यक है। तो सरला, आप बताएं कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न है अभी भी आकलन से संबंधित? तो मैम, इसका मतलब क्या यह है कि FLN के अंतर्गत विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष समय की आवश्यकता होगी? संध्या, आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, समय तो हमें देना ही होगा, तभी FLN कौशलों का विकास हो सकेगा। लेकिन पेरेंट्स को हम केवल ये ना बताएं कि जो क्लास में अध्यापक करा रहा है उसी चीज़ को दोबारा घर पर कराया जाए, बल्कि हमें उन्हें वो सब सुझाव देने चाहिए जो कि बच्चे खेलते खेलते सीख लें। लेकिन जब वो खेलते खेलते सीखने की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सीखने का प्रतिफल दिमाग में होना चाहिए। तो अभिभावकों और शिक्षकों के बीच ये एक संवाद होना चाहिए कि कक्षा के अतिरिक्त जब बच्चे घर चले जाते हैं तब ऐसी कौन सी गतिविधि हो सकती है जिसको करते करते बच्चे सीखने के प्रतिफलों को भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम उनको एक अतिरिक्त समय भी दे रहे हैं और उन पर हम बोझ भी नहीं बढ़ा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने संध्या। यहाँ पर मैं लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि जब आप आकलन कर रहे होते हैं, अवलोकन कर रहे होते हैं, तो बच्चों को इस आकलन प्रक्रिया में अवश्य शामिल करें। उदाहरण के लिए हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, यदि आप इसे इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, और आप ऐसा क्यों सोचते हो। इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछें। हम इससे किसी दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह के प्रश्न बनाएं जिनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। और इस तरह भी बोल सकते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि ये क्यों हुआ, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। इससे आपको बच्चों को बेहतर जानने में मदद मिलेगी। और साथ ही संध्या, आपको नहीं लगता कि इससे हमें पेरेंट्स और अभिभावकों को रिपोर्ट करने में बहुत सहायता मिलती है? तो और जब भी हम इस तरह के अवलोकन करें तो आपको अपने अवलोकन कार्य को लिखकर रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं अब संध्या से पूछना चाहूंगी कि और कोई आप टिप देना चाहेंगी? एक चीज़ जो मैं हमेशा बहुत सजेस्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि बच्चे जो भी प्रयास करते हैं हम सबको मिलकर उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल। यही बात कक्षा में हो और यही बात घर पर हो। बच्चे का जो भी प्रयास है, थोड़ा प्रयास है, ज़्यादा प्रयास है, पहले हम उसकी प्रशंसा करें। धीरे धीरे हम उसको ये भी बताएं कि यदि वो थोड़ा सा और इम्प्रूव करता, यदि वो थोड़ा सा प्रयास और करता या उसके प्रयास की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन होता तो उसका जो परफॉर्मेंस था वो और भी अच्छा होता। तो बच्चों के प्रयास की प्रशंसा की जानी बहुत ज़रूरी है। हम बड़े लोग भी प्रशंसा पसंद करते हैं, फिर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तो प्रशंसा वो डिजर्व करते हैं। तो मेरा यही कहना होगा स्कूल लीडर को खास करके कि आप अपने शिक्षकों को इस चीज़ के लिए ज़रूर बताएं कि जब भी वो अभिभावकों से बात करें सबसे पहले पॉजिटिव बात करें बच्चे की, और बच्चों को भी उनकी प्रशंसा करें। बच्चे की जो प्रगति है उसको बच्चों से भी साझा करें और अभिभावक से भी साझा करें। मैं ये कहना चाहती थी। मेरे ख्याल से अब डॉक्टर सरला की काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आखिरी में आप कोई एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहें डॉक्टर सरला। मैडम, अब मुझे आकलन से संबंधित लगभग सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं, जिससे मैं कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करूँगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने सरला।